Namaste sabhi ko. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel, we discuss books. Today we have Chokhir Bali by Rabindranath Tagore. और इस गहन चर्चा की शुरुआत ना मैं एक अजीब सी कल्पना से करना चाहती हूँ। किस तरह की कल्पना? देखिए, कल्पना कीजिए कि एक कमरे में ना एक सबसे कुशाग्र और समझदार इंसान बैठा है, पर समाज का एक बहुत ही कठोर नियम है कि उस इंसान को जिंदगी भर उस कमरे के सबसे अंधेरे कोने में बैठना होगा। मतलब पूरी तरह से अदृश्य होकर। बिल्कुल। और उसे अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करने का या अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि ये जो घुटन भरी स्थिति है ना, ये एक इंसानी दिमाग के साथ आखिर क्या कर सकती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और आज हमारी चर्चा इसी मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल पर आधारित है। ये 19वीं सदी के बंगाल की पृष्ठभूमि पर रची गई एक ऐसी ऐतिहासिक कृति है जो इंसानी इच्छाओं के दमन का एक बहुत ही निर्मम सच सामने लाती है। बिल्कुल सही कहा। और वैसे रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनका कला का सफर बहुत ही विशाल रहा है। उनका जन्म 1861 में हुआ था। और उन्होंने लगभग 200 से अधिक रचनाएं लिखी है ना? हाँ, 200 से अधिक रचनाएं और लगभग 2200 के करीब गीत, जिसमें नाटक, निबंध और यहाँ तक कि चित्रकला भी शामिल है। वाओ! और ये किताब छोकर बाली उस महान साहित्यकार की मनोवैज्ञानिक समझ का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये उन घिसे पिटे आख्यानों को तोड़ देते हैं जहाँ किरदारों को सिर्फ अच्छाई या बुराई में बांट दिया जाता है। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. तो इस किताब की जो मुख्य पात्र है बिनोदिनी, उसकी स्थिति देखकर ना अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक ऐसे इंसान की तरह है जो रेगिस्तान में प्यासा खड़ा है और पानी सामने है पर पीने की मनाही है। पर मुझे ये तुलना थोड़ी सतही लगती है। अच्छा, तो ये सतही क्यों लगती है? मुझे लगता है कि ये एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह है जिसकी सीटी को किसी ने गोंद से चिपका दिया है। अरे वाह, ये प्रेशर कुकर वाली तुलना बहुत सटीक है। अंदर युवावस्था, इच्छाओं और तेज बुद्धि की आग लगातार जल रही है, भाप बन रही है, और पर बाहर निकलने का कोई वैध रास्ता ही नहीं है। और अंत में वो भाप सिर्फ सीटी नहीं बजाएगी, बल्कि एक भयंकर विस्फोट करेगी जो आसपास सबको झुलास देगा। एग्जैक्टली। और मैं यही देखना चाहती थी कि बिनोदिनी के मामले में ये दमन आखिर किस तरह से काम करता है। देखिए, उस वक्त के रूढ़िवादी समाज ने मान लिया था कि कठोर नियम थोप देने से एक स्त्री की मानसिक और शारीरिक इच्छाएं जादू से खत्म हो जाएंगे, जो कि पूरी तरह से असंभव है। बिल्कुल। और टैगोर यहाँ यही मनोवैज्ञानिक सत्य स्थापित करते हैं कि दमन से इच्छाएं मरती नहीं है, बल्कि वो छद्म रूप धारण कर लेती हैं। मतलब वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। हाँ, और बिनोदिनी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपने आसपास के उन लोगों से कहीं ज्यादा ज्ञानी और सक्षम है जो उस पर शासन कर रहे हैं। और यही उसकी श्रेष्ठता, उस समाज में जहां उसे अदृश्य होना था, अंततः उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। सही पकड़ा। उसकी बुद्धिमत्ता उसे साफ दिखाती है कि जो समाज नैतिकता का मुखौटा पहने हुए है, वो भीतर से कितना खोखला है। पर यहाँ एक वैचारिक उलझन पैदा होती है। मतलब जब बिनोदिनी महेंद्र, आशा और बिहारी के जीवन में प्रवेश करती है तो उसके कदम बहुत ही सोचे समझे और विनाशकारी लगते हैं। हाँ, हालात पूरी तरह से उलझ जाते हैं उसके आने के बाद। तो क्या टैगोर यहाँ हमसे एक ऐसे चरित्र से सहानुभूति रखने को कह रहे हैं जो जानबूझकर दूसरों का घर उजाड़ रही है? देखिए, यही उलझन इस रचना को एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक अध्ययन बनाती है। टैगोर यहाँ किसी को सही या गलत ठहराने का खेल नहीं खेल रहे हैं। उनका उद्देश्य किसी को खलनायक बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिनोदिनी जो भी कर रही है वो एक तरह से अपने अस्तित्व को बचाने की एक विकृत लड़ाई है। यानी जब समाज किसी को सीधे रास्ते से जीवन जीने या प्रेम पाने का हक नहीं देता, तो वो सत्ता और नियंत्रण पाने के लिए मनोवैज्ञानिक चालाकी का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है।
विनोदिनी की ये हरकतें दरअसल उसकी उस गहरी हताशा का परिणाम है जो बस खुद को जीवित महसूस करना चाहती है। और ये हताशा और भावनात्मक भूखमरी ना सिर्फ विनोदिनी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि किसी संक्रामक रोग की तरह फैलती है। बहुत तेजी से फैलती है। जब वो महेंद्र, आशा और बिहारी की उस आदर्श दुनिया में कदम रखती है, अगर उन तीनों के रिश्ते सच में इतने ही मजबूत होते, तो एक बाहरी व्यक्ति उन्हें इतनी आसानी से कैसे बिखेर सकता था? बिल्कुल सही सवाल है। ये इस बात का संकेत है कि दमन केवल विनोदिनी का नहीं हो रहा था, बल्कि उस समाज के हर रिश्ते में एक अनकहा खोखलापन था। हाँ, विनोदिनी तो सिर्फ एक उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट का काम करती है। एग्जैक्टली वो महेंद्र के भीतर छुपे हुए उस भयंकर अहंकार और वासना को सतह पर ले आती है, जिसे वो प्रेम का नाम दे रहा था। महेंद्र का किरदार तो वैसे भी बहुत ही उलझा हुआ लगता है। वो पढ़ा लिखा है, पर भावनाओं के मामले में बिल्कुल अपरिपक्व है। हाँ, वो बहुत स्वार्थी साबित होता है। वो अपनी पत्नी आशा के भोलेपन से बहुत जल्दी ऊब जाता है और विनोदिनी की बौद्धिक चमक की तरफ खींचने लगता है। और इस सब में वो खुद से ही कितने सारे झूठ बोलता है अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। बिल्कुल। और अगर हम आशा की बात करें तो उसका भोलापन शुरुआत में भले ही एक गुण लगे, पर बाद में वो एक बहुत बड़ी त्रासदी बन जाता है। क्योंकि उसको उस समाज ने एक आज्ञाकारी पत्नी बनने के अलावा दुनिया का कोई और ज्ञान दिया ही नहीं। हाँ, उसके पास वो बौद्धिक हथियार ही नहीं है जिनसे वो विनोदिनी जैसी तेज महिला का सामना कर सके। ये इस कड़वे सच का प्रमाण है कि औरतों को दुनिया से दूर रखकर समाज उन्हें सुरक्षा नहीं दे रहा था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से असहाय और निहत्था कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके घर की नींव आखिर दराग क्यों रही है। वो बस एक ऐसी मोहरी बन जाती है जिसे खेल के नियम बताए बिना बिसात पर उतार दिया गया है। और इन सबके बीच बिहारी का चरित्र, वो तो एक अलग ही नैतिक द्वंद्व से गुजर रहा है ना। हाँ, बिहारी वो महेंद्र का अच्छा दोस्त है। आशा के प्रति उसके मन में एक मूक सहानुभूति है और साथ ही वो विनोदिनी की बुद्धिमत्ता से आकर्षित भी है। मुझे तो बिहारी का किरदार उस नैतिक कंपस की तरह लगता है जो लगातार दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर इस छल कपट के चक्रव्यूह में वो कंपस भी दिशा भूल जाता है। बिल्कुल, वो एक साथ कई नावों में पैर रखने की कोशिश कर रहा है। दोस्ती भी निभानी है, नैतिकता भी बचानी है और अपनी दबी हुई भावनाओं से भी लड़ना है। यही संघर्ष इस कहानी में आकर्षण, ईर्ष्या और नाराजगी का एक ऐसा जाल बुनता है जहां से किसी का भी बेदाग निकलना लगभग असंभव है। इस कहानी का कोई भी पात्र पूरी तरह निर्दोष या पूरी तरह पापी नहीं है। हाँ, सब में एक ग्रे एरिया है। महेंद्र का वासना को प्रेम समझना और बिहारी का नैतिकता के पीछे छुपना और आशा की अज्ञानता को पवित्रता मानना, ये सब इंसानी मनोविज्ञान के अलग-अलग पहलू हैं। पर जब हम इन भारी मनोवैज्ञानिक विषयों और सामाजिक पाबंदियों की चर्चा करते हैं ना, तो अक्सर डर लगता है कि ये कहीं एक बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह न लगने लगे। हाँ, ये लिटरेचर के साथ एक आम समस्या है। तो मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि टैगोर ने इन जटिल भावनाओं को आखिर किस तरह की लेखन शैली में पिरोया है कि ये एक सम्मोहक कहानी लगती है। यही वो बिंदु है जहां टैगोर एक कथाकार से ऊपर उठकर एक दार्शनिक बन जाते हैं। उनकी गद्य शैली या प्रोज बेहद काव्यात्मक और आत्मनिरीक्षण से भरी हुई है। मतलब वो सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं देते, बल्कि अंतर्मन में क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। एग्जैक्टली वो पात्रों के अंतर्मन का भूगोल उकेरते हैं। वो सीधे तौर पर कभी नहीं कहते कि फलाना पात्र दुखी है या वासना से अंधा हो गया है। तो वो इसे कैसे दर्शाते हैं? वो पात्रों की छोटी छोटी हरकतों, उनके संवादों के बीच के सन्नाटे को और उनके अनकहे तनाव को शब्दों में ढालते हैं। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है जैसे लेखक भावनाओं को शब्दों से सिर्फ बता नहीं रहा, बल्कि उन्हें एक दृश्य की तरह दिखा रहा है। बिल्कुल, उनकी भाषा में एक बहुत ही सूक्ष्म लय है। पात्रों के बीच के संवाद अक्सर बहुत तीखे होते हैं। कई बार एक पात्र जो कह रहा होता है उसका असली अर्थ उसके शब्दों के बिल्कुल विपरीत होता है। यानी परतों के भीतर परतें खोलने जैसी शैली। और शायद यही कारण है कि ये कहानी आज इतने दशकों बाद भी पुरानी नहीं लगती। हाँ, जब तक इंसानी रिश्तों में दबी हुई इच्छाएं और ईर्ष्या रहेगी तब तक ये कहानी प्रासंगिक रहेगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसके अनगिनत भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। जिसमें वो नया अनुवाद और प्रस्तावना भी शामिल है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और सिनेमा या टीवी के माध्यम से भी इस पर कई अडैप्टेशंस बने हैं।
हर नया अनुवाद और रूपांतरण इसमें एक नई दृष्टि जोड़ देता है, क्योंकि मूल कहानी इतनी मजबूत है कि उसे किसी भी युग में लाया जाए वो अपनी चमक नहीं खोती। तो टैगोर ने सिर्फ 19वीं सदी के बंगाल की कहानी नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने इंसानी फितरत का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था जो समय और स्थान से परे है। बिल्कुल सही। जब तक समाज में भावनात्मक पाबंदियां रहेंगी, ये कहानी एक आईना बनी रहेगी। इस पूरी चर्चा ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि जब भावनाओं को कठोर नियम की बेड़ियों में बांधा जाता है तो वो बेड़ियां टूटकर भारी तबाही मचाती हैं। और टैगोर की मंशा भी यही थी कि इस तबाही को देखकर समाज अपने बनाए खोखले ढांचों पर सवाल उठाए। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब कोई समाज किसी इंसान की भावनात्मक जरूरतों को पूरी तरह से कुचल देता है और उसे उस किनारे तक धकेल देता है जहां से वापसी नामुमकिन है, तो वहां आखिर दोषी कौन है? बिल्कुल, उन विनाशकारी कदमों का असली दोषी किस पर मढ़ा जाना चाहिए? क्या वो व्यक्ति खुद अपने पतन का जिम्मेदार है या वो पूरी व्यवस्था दोषी है जिसने उसे वो भूमिका निभाने पर मजबूर किया? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर खोजना समाज के लिए लगातार एक प्रक्रिया होनी चाहिए। We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the #PushingIndianAuthors campaign. This content is supported by plotsformovies.com, an AI-enabled book trailer platform where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. इस उत्कृष्ट कृति के नए अनुवाद को पढ़ने का अनुभव सच में अत्यंत समृद्ध हो सकता है। बिल्कुल, इसे प्राप्त करने और पढ़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही सभी श्रोताओं से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन अवश्य दें। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि भारतीय लेखकों द्वारा रची गई कौन सी किताब सबसे अधिक प्रभावित करती है और क्यों। अगली बार साहित्य की एक नई रचना और एक नए विश्लेषण के साथ वापसी होगी। तब तक ज्ञान की गहराइयों में उतरते रहें। नमस्ते।